हम युवा हैं, हम करें मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। हम युवा हैं, हम करें मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। ये कदम हजारों अब रुक न पाएंगे कभी, मंजिलों पे पहुँच कर ही विराम ले सभी। एकता के स्वर उठे छूने को ये आसमां, छूने को ये आसमां। हम युवा हैं, हम करें मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। ज्ञान के प्रकाश की ले मशाल हाथ में, शील की पवित्रता है हमारे साथ में। ध्येय पूर्ति पूर्व अब रुक न पाए साधना, रुक न पाए साधना। हम युवा हैं, हम करें मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। सो हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं सबके सब। आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ स्पेशली डेडिकेटेड सेशन है उन स्टूडेंट्स के जो कि एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडी की एग्जामिनेशन जो आने वाले हैं, जो उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो पहुंचना तक चाहते हैं उस लक्ष्य तक। सिर्फ बातचीत उन्हीं से चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है वही लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि आपके पास एक प्रॉपर वाई का होना जरूरी है। आपने अब तक अपने लिए कारण एटलीस्ट ढूंढ लिया होगा कि आप क्यों इस जॉब में जाना चाहते हैं, क्यों आप जाना चाहते हैं। आपके अपने अपने कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यार कोई एक आइडियल किसी एक रीज़न होता है कि यही रीज़न में होगा तो तभी जाओगे। आपके अपने हिसाब के आपके तरीके हो सकते हैं जाने के लिए। बस एक कारण चाहिए अपने को, चाहे वो कैसा भी हो सकता है दुनिया को बहुत अच्छा ना लगता हो, लेकिन वो कारण आपको अगर सूट करता है तो हाँ वो कारण भी सही है। तो एक रीज़न, एक वाई आपने अपने आप के लिए ढूंढ लिया होगा और आप अपनी प्रिपरेशन अब कर रहे होंगे उसी के लिए। उसी के अलॉन्ग मैं आपको अब एक प्रॉपर गाइडेंस दे रहा हूँ कि कैसे कर कर हमें अपनी प्रिपरेशन को शार्पन करना चाहिए। कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, वही बातें मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कुछ पॉइंट्स के थ्रू बातों को रखा है ताकि मैं आपको उनको एक्सप्लेन कर सकूँ और आपके लिए समझने में भी जरा आसानी हो। तो उन्हीं पॉइंट वाइज हम बातें करते हैं। देखिएगा, सबसे जो पहला पॉइंट है, जो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, इट इज अबाउट शेड्यूल योर स्टडी प्लान। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। जब भी आप कोई चीज कर रहे हो तो एक प्रॉपर रीजन हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि रीजन अब आपके पास है और एक सामने होना चाहिए विजन। यानी कि उस चीज को आपको कितनी स्पष्टता से वो चीज दिखाई दे रही है, यानी कितनी क्लैरिटी के साथ आपको आपका लक्ष्य दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, आप ही खुद सोचिए, सिर्फ आप ही नहीं है, बहुत से स्टूडेंट जो और भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडी एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन इसमें जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनका क्या ऐसा उनमें होता है, असल में उनका एक विजन क्लियर होता है। उन्हें क्लैरिटी है कि यार मुझे वहां पर पहुंचना है और वहां पर यानी कि लक्ष्य क्लियर है और उनको पता है कि मुझे वहां तक जाना कैसे है, उनको पता है मुझे किस तरह से चीजों को पढ़ना है। वो अपने लिए एक रोड मैप तैयार कर लेते हैं और जिसने इस तरह का रोड मैप अपने तैयार कर दिया और उस रोड मैप को कंसिस्टेंटली फॉलो करता है, रिलीजियसली फॉलो करता है, वो 100% उस लक्ष्य तक, उस एम तक पहुंचता ही पहुंचता है। तो जरूरी है कि जब भी हम कोई गेम खेल रहे हो तो हमें गेम के रूल्स पता होने चाहिए, तभी तो हम उस गेम को खेल पाएंगे अच्छे तरीके से। यहां पर एक गेम है आपके लिए, इस गेम को अगर हमें खेलना है और हमें इस गेम में जीतना है तो इसके रूल्स हमें पता होने चाहिए। यानी सबसे पहला काम यह है कि आप जो पेपर एग्जामिनेशन देने वाले हो उसका एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए, एग्जाम सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा? एनडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप, अभी नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, आप वहां से सबसे पहला जो अपना काम है कि हमें इसका सिलेबस गो थ्रू करना चाहिए। हमें सिलेबस में जाकर देखना चाहिए कि यार सिलेबस में आखिर आता क्या है। सुना तो हमने है कि हाँ जनरल साइंस आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये आता है, मैथमेटिक्स आता है, लेकिन एक बार अपनी आंखों से देखें कि उसमें भी क्या क्या आता है, सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए ये यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन जो पूछे जाते हैं वो सिलेबस की बारीकियों से निकाल कर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पता भी नहीं चल पाता कि ये सिलेबस में था कि नहीं था। इसीलिए सिर्फ रेफरेंस बुक के भरोसे रहकर आपको नहीं चलना, आपको स्ट्रिक्टली जो सिलेबस डिजाइंड है उस सिलेबस पे एक बार जाकर देखना है। कुछ नहीं करना है, आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे सिर्फ सिलेबस देखने में तरीके से। आपको सिर्फ उस सिलेबस को लाइन बाइज लाइन उसकी सिर्फ जस्ट बातें पढ़नी है। सिलेबस में ये नहीं होता कि यार आप पढ़ लोगे सब कुछ। सिलेबस का मतलब आप हर टॉपिक को पढ़ते हुए चलते रहो, से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बस एक सरसरी निगाह से, एट अ ग्लांस।
आपने इस तरह से जब चीज़ों को पढ़ते चलोगे तो बहुत से टॉपिक होंगे जो आपको लगेगा हाँ यार मैंने इसके बारे में सुना हुआ, मैथ्स के टॉपिक होंगे आपको लगेगा हाँ सुना हुआ, कहीं पर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होगा कि यार ये चीज़ तो मुझे पता है, ये सिलेबस में, तो प्लस पॉइंट होगी अपने लिए। और कई चीज़ों के बारे में आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी। जब फ्यूचर में कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे या आप कोई अब किसी तरह की मैगजीन पढ़ रहे होगे करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि यार ये सिलेबस में था, तो आप उससे रिलेटेड जानकारी को पढ़ोगे रेदर देन कि फालतू की जानकारी जो होती है न्यूज़पेपर में उसको छोड़कर। तो ये एक बात है। तो इसीलिए अपना स्टडी प्लान आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, एक हार्ड कॉपी की फॉर्म में आपके पास सिलेबस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार हमने कोई पीडीएफ डाउनलोड किया और वो पीडीएफ पड़ी है कहीं पर, हम कह रहे हैं हाँ हमने देखा सिलेबस। नहीं, सिलेबस हर दिन देखा जाना चाहिए। सिलेबस एक हेडलाइट की तरह, सिलेबस एक हेडलाइट की तरह है। जब तक ये हेडलाइट आपकी सही चलती रहेगी आपकी गाड़ी सही चलती रहेगी। इसीलिए सिलेबस को ऐसा नहीं है कि आज देख लिया, क्योंकि आज जो आप 10 दिन बाद आप कुछ और होने वाले हो, क्योंकि आपने आज अगर प्रिपरेशन करी, कल करी, परसों करी, आपकी प्रिपरेशन के दौरान आप ग्रूमिंग आप में हो रही है, आप लगातार डेवलप होते रह रहे हो, तो अगले 10 दिन बाद और आज जो आप हैं उसमें फर्क होगा। तो सिलेबस को एनालाइज करने का भी फर्क आ जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट, सिलेबस ऐसी चीज नहीं कि जो एक बार देख लिया छोड़ दिया। सिलेबस आपको जब भी आपको खाली टाइम मिले, सिलेबस तभी कह रहा हूँ हार्ड कॉपी की फॉर्म में अपने पास होना चाहिए, ताकि हम सिलेबस से देखते रहें, टिक मार्क करते रहें कि यार ये टॉपिक हमने कवर कर लिया, ये मेरा पोर्शन वीक है, ये मेरा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर कम टाइम की जरूरत है, यहाँ टाइम की ज़्यादा जरूरत है। ये सब बातें आपको तभी पता चल पाएंगी जब आप एक प्रॉपर ये करोगे। ध्यान रखना ये ऐसी चीज़ है, आधे बच्चे तो यहीं फेल हो जाते हैं, आधे बच्चे यहीं फेल हो जाते हैं। अब आप देख लो, आप उन आधे बच्चों में से तो नहीं हो जो यहीं पर फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपने यही अगर नहीं किया। इसमें मेहनत नहीं है कोई, इसमें कोई मेहनत नहीं है, इसमें सिर्फ अटेंशन की जरूरत है। किसमें कितना अटेंशन है, सबसे पहली पॉइंट मैंने इसलिए लिखा, ये सिर्फ आपकी एक स्क्रीनिंग है कि आपको यहीं से पता चल जाएगा कि यार आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, चाहे आप किसी का भी कुछ भी लेक्चर सुन लो, कुछ भी बड़े से बड़े टॉपर की बात सुन लो, मेन पॉइंट यही है आपका, आपको ये करना है, आपको ये करना है। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग योर बेसिक्स। अब अगर जैसे मैं बात करूं, बेसिक्स की खास तौर से जरूरत पड़ती है मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में। बाकी सब्जेक्ट भी नो डाउट सब में बेसिक की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैथमेटिक्स क्या एकदम कड़ी से कड़ियाँ जुड़ी रहती हैं। इसीलिए आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने होंगे। कहाँ से करोगे बेसिक स्ट्रॉन्ग? सुबह 8 बजे रोज मेरी एनडी की क्लास चलती है, जिसमें मैं मैथमेटिक्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। 12 जून से मैंने उसे पढ़ाना स्टार्ट किया था, और आप देख रहे होंगे कि अभी तक मैंने रिलेशन, फंक्शन और सेट्स नाम के चैप्टर्स कवर करा लिए हैं। 1.5 से 2 घंटे की वो क्लास चलती है, और उस क्लास में मैं आपके बेसिक्स पर ही ध्यान देता हूँ, क्योंकि बेसिक्स के अलावा कुछ है भी नहीं। ऐसा नहीं है कि बेसिक्स पर ध्यान दे रहा हूँ फिर एडवांस पे अलग से ध्यान दूंगा ना। एडवांस कुछ नहीं होता माय डियर, एडवांस कुछ होता ही नहीं है। बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो वही एडवांस है आपका, इसका मतलब ये यही हो गया जो कुछ है। ऐसा नहीं है कि बेसिक्स एक चीज होती है उसके बाद ये क्लियर करके हम कुछ नया पढ़ेंगे, नहीं, कुछ नया नहीं पढ़ोगे। उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद क्या करोगे? सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, और वो प्रैक्टिस ही होगी जो किसी एक स्टूडेंट को दूसरे से डिफर करती है। मान लेता हूं कि आपने मेरे लेक्चर्स देखे, आपने बेसिक समझ लिया, एक दूसरा स्टूडेंट है उसने मेरे लेक्चर देखे, उसने मेरा बेसिक समझ लिया, बहुत चांस है कि दोनों के मार्क्स में वेरिएशन हो, दोनों की अंडरस्टैंडिंग में वेरिएशन हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ बेसिक समझ लिए, बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट्स आपको आ गए, लेकिन इसके बाद जो दूसरी चीज मैटर करती है वो ये कि आप उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक पर कितना टाइम दे रहे हो, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब है कि आप कितने मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हो उस कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड। इसी के लिए आपको रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ती है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सको। अदरवाइज एनसीईआरटी जैसी बुक्स अपने आप में सफिशिएंट है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, लेकिन फिर भी अगर हम अपने आप को एक सेफ जोन में रखना चाहते हैं तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की रिवीजन करते रहना चाहिए, हमें मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहिए, ताकि हम कोई रिस्क ना ले एग्जामिनेशन में एक नए क्वेश्चन को देखकर। तो ये बात ध्यान रखना, अपना बेसिक्स आपने स्ट्रॉन्ग करने, उसी को स्ट्रॉन्ग में कर रहा होता हूँ, और बहुत से बच्चे इसका फायदा ले रहे हैं सुबह 8 बजे के बैच में। तो आप देख लें आप भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अभी जैसा कि आपसे जिक्र किया कि अगर हम अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि यार कोई रिस्क नहीं लेना, कॉन्सेप्ट आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ओवर कॉन्फिडेंस पे नहीं आना। हमें ये नहीं सोचना कि यार ये तो हमें आता है, ये तो ईजी है, ये तो हम कर लेंगे, मैट्रिसेस है, डिटरमिनेंट है, इसको तो सब कुछ हमें आता है, हम कर लेंगे। नहीं, रिस्क नहीं लेना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है थोड़ा सा दिमाग लगाकर, और आपके जो पेपर बनाने वाले ऊपर बैठे हुए हैं वो जरूर ऐसा करते हैं। इसीलिए आपको उनकी साइकोलॉजी कहाँ से पता चलेगी, आपको उनका मनसा कैसे पता चलेगा? तो आपको उनकी साइकोलॉजी तभी पता लग पाएगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे उनका, जब उन्हें एनालाइज करोगे, जब आप देखोगे कि क्वेश्चन को पूछने का ट्रेंड क्या है, मैंने सेट्स को ऐसे पढ़ा था और क्वेश्चन सेट से पूछा कैसे गया है। अगर ये ट्यूनिंग आपकी बैठ गई ना, तो क्वेश्चन करते करते ही आप प्रेडिक्ट कर दोगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तब आप क्वेश्चन
प्रैक्टिसिंग के दौरान ही ये पता कर लोगे कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ये सिर्फ तभी होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ एनालिसिस करते रहते हो। तो आपको पता होगा गाड़ी की 2 हेडलाइट होती है, हाँ, 4 व्हीलर की। उन 2 हेडलाइट में से पहली हेडलाइट का नाम क्या था? सिलेबस। दूसरी हेडलाइट का नाम क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये भी ऐसी चीज़ है जो एक दिन में नहीं देखी जाती। ये नहीं कि यार हमने आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया और हम अब उठाया ही नहीं हमने, उसके बाद कभी कुछ नहीं हो पाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ऐसी चीज़ है जिसको आपने रेगुलरली जिसके साथ चलना है और बहुत अच्छा रहेगा। जैसे और सब्जेक्ट्स में तो खैर आप कंटिन्यू देखते रहें, लेकिन मैथमेटिक्स में अच्छा रहेगा कि एक बार आपने पूरा देख लिया पेपर प्रीवियस ईयर, उसके बाद चैप्टर वाइज। जैसे मान लेते हैं कि हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, जैसे आज मैंने ट्रिगोनोमेट्री कराया, तो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, जो मैंने, जैसे आज का दिन का, आज 17 जून है, आज मैंने लेक्चर पढ़ाया ट्रिगोनोमेट्री का, मैंने 2 घंटे 13 मिनट की क्लास ली। उसमें मैंने एनडीए से रिलेटेड जो भी ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन होता है क्लास 11th का, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, फॉर्मूले वगैरह, वो सब मैंने डिस्कस कर दिया। अब मैं नेक्स्ट डे क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन मैं कितने क्वेश्चन करा लूंगा? 50-100 क्वेश्चन थोड़े ना करा पाऊंगा, मैं मुश्किल से 10-20 क्वेश्चन करा पाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे उसे समझाना है। क्वेश्चन आपने करने होते हैं, वो 10-20 भी जो मैं करा रहा हूँ वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, क्योंकि सारा काम तो कॉन्सेप्ट में हो चुका है, वो क्वेश्चन जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए। तो इसीलिए अब आपका काम होता है कि उन क्वेश्चंस को, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। और अच्छा रहेगा कि जिस दिन जो क्लास होती है कॉन्सेप्ट की, उसी दिन उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम करें। ऐसा ना हो कि जो भी आपके एजुकेटर हैं वो कुछ और पढ़ा रहे हैं और आप कुछ और पढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, ध्यान रखना। कहीं आप सोच रहे हैं यार ये हम कर लेंगे, हमें समझ में आ गया, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं कि जैसे आज आपने पढ़ लिया टीचर से, आपको समझ में आ गया, तो आप ये नहीं सोच बैठना कि मुझे आ गया समझ में। ये टीचर की एबिलिटी है, उन्होंने समझा दिया आपको। आपको तब समझ में आएगा जब आप सेकंड टाइम दोबारा आओगे और आप उसके बारे में पूरी क्लैरिटी रखते हो कि उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। ये आपकी एबिलिटी है, तो इसलिए इसे ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आपने सॉल्व करने, हर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स की हो, इंग्लिश की हो, जनरल साइंस की हो, करंट अफेयर्स की हो। इससे आपको एक पैटर्न कैच करने में हेल्प मिलती है। आपको पता लग पाएगा कि फिजिक्स के क्वेश्चन किस वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी में कितनी डीपनेस रख रहे हैं, कितनी नहीं रख रहे, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे आपको एक रफ आइडिया लग पाएगा, जो बहुत बड़ी हेल्प करता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात थी। जो एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो 4th पॉइंट है आपका, इट इज अबाउट रिवीजन। नो डाउट स्टूडेंट्स, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप सफल होना चाह रहे हैं अपने एग्जामिनेशन में, रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि रिवीजन कुछ ऐसी चीज़ है कि जो आपने सब कुछ अब पढ़ लिया, उसको समेटने की बारी होती है। और ये ऐसी चीज़ भी नहीं है कि आप लास्ट के दिन समेट दो। जिस दिन आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, अगले दिन उस चीज़ को एटलीस्ट रिवाइज करने के लिए एक टाइम स्लॉट आपको रखना चाहिए। आधे घंटे का टाइम स्लॉट भी अगर आप रखते हो एक सब्जेक्ट के लिए एक दिन में, तो वो भले ही लग कम रहा होगा, लेकिन अगर आप ये रेगुलर कर रहे हो तो ये बहुत इफेक्टिव रहता है। कोई ऐसा सोच सकता है कि मैं वीकेंड में रिवीजन करूंगा, ये बेकार है। भले ही आप वीकेंड में फिर 2 घंटे रिवीजन के लिए क्यों ना दे दो, क्योंकि स्टूडेंट, ऐसा कहा जाता है, रिसर्चेस बताती है कि जो भी इंसान जो भी चीज़ें पढ़ता है या जो भी चीज़ें मेमोरी में अपनी डालता है, उसमें से 50% उसका इरेज हो जाता है अगले ही 24 घंटे के अंदर अंदर, अगर उसने उसे दोबारा से रिटेन नहीं किया तो। इसीलिए ज़रूरी है कि आप उसे प्रैक्टिस करें। जो भी चीज़ आपने आज पढ़ी है, आप उसको प्रैक्टिस करने के लिए स्पेशल टाइम बनाएं। देखिए, ये छोटी बातें हैं माय डियर्स, और यही बातें ना गेम चेंजर होती हैं, अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो। ये बातें मजाक में नहीं बोल रहा मैं, सारी की सारी ये गेम चेंजर बातें हैं। ये बातें ऐसी भी हैं कि आपने सुना, बस सुना और निकल लिए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सच बता रहा हूँ, अगर आपने लिटरली फॉलो कर दिया ना जो मैं कह रहा हूँ, लिखो कागज में, लिखो अपने दिमाग में बैठ के इस बात को कि मैंने रिवीजन के लिए आधे घंटे का टाइम बनाना है, बस इसमें मुझे रिवाइज करना है, कुछ भी करूं मैं करना है, मुझे रिवीजन करना है, बस इसके मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। इस आधे घंटे में जो भी मैंने पढ़ा वो रिवाइज करना है। आधे घंटे का अलग अलग बना सकते हो, जीएटी के लिए अलग और इसके लिए अलग। तब देखना आपको क्या अलग ही इफेक्ट आपको पता चलेंगे। अरे ये एक हफ्ते तक करके देख लो, विद इन वीक आपको लगेगा कि यार हाँ मैं कुछ एक्सेप्शनल काम कर रहा हूँ, और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि हाँ मेरा ही हो रहा है भाई सिलेक्शन, और किसी का नहीं हो रहा। तो ये छोटी मोटी जो बातें हैं ना, ये इफेक्टिव होती है, क्योंकि देखो मोटी मोटी बातें हर कोई कैच कर लेता है। बच्चों को समझ में, आज मान लिया किसी को बहुत हाई मोटिवेशन आया, किसी ऑफिसर को देख लिया तो हाई मोटिवेशन आया कि लगा कि यार मुझे एनडीए में जाना है, उस समय तो आपने पढ़ लिया, लेकिन वो मोटिवेशन धीरे 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 टाइम के साथ लैप्स होता रहता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पर मोटिवेशन क्या होगा, जब एक स्ट्रक्चर आपके सामने होगा तो आप अच्छा पढ़ पाओगे। सोचिए कि मान लिया अभी आपको लग रहा है मैंने पढ़ना है। अब कुछ स्टूडेंट क्या होता है, मैंने पढ़ना है करके सीधे किताब खोल के बैठ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, मान लिया मार्केट में भी घूम रहे हैं, रास्ते में उन्हें याद आया कि यार वो उसका यूटिलाइज करते हैं टाइम का। अगर वो कैसी ऐसी जगह में जहाँ पर स्टडी भी अवेलेबल नहीं है, वो अपने कहीं घूम रहे अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के, उनके दिमाग में चल रहा है, उनके दिमाग में प्लानिंग होने लग गई, ब्लूप्रिंट्स, रोड मैप तैयार होने लग गए कि यार मैं भी घर जाऊँगा तो घर जाके पढ़ूंगा। ऐसा नहीं, घर जाके क्या पढ़ूंगा,
मैथ्स पढ़ूंगा, मैथ्स में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ूंगा, ऐसे कर इतने अंदर तक सोच के करोगे तो आप एग्जैक्टली जब जाओगे तो आप एग्जैक्ट वो चीज़ पढ़ पाओगे। सिर्फ ये नहीं कि यार आज मैंने पढ़ना स्टार्ट करना है, फिर जब आप स्टार्ट करने की सोचते हो फिर आपके समझ नहीं आता अब करूँ क्या। तो काफ़ी काम दिमाग के अंदर हो जाना चाहिए कि मुझे आज मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स में मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, अब जाओगे उसी पर क्वेश्चन करोगे। तो ऐसा स्टूडेंट्स आपको करना चाहिए। तो रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मुझे एक्स्ट्रा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए अपने शॉर्ट नोट्स बनाकर रखें अपने हिसाब से जैसे भी आप बनाते हो, और मैथ्स में प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें। सिर्फ ये नहीं कि आप सोचें मैंने फॉर्मूला शीट बनानी, कुछ नहीं होता फॉर्मूला शीट से। एक बात ध्यान रखना, इतना बड़ा वास्ट सिलेबस आपका है नहीं कि यार आपको फॉर्मूला शीट की जरूरत पड़ रही है। 11th-12th का है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, इसीलिए और सारे के सारे फॉर्मूला शीट एनसीईआरटी के पीछे पर समरी पोर्शन में होते हैं, और अलग से अगर आप फॉर्मूला शीट बना रहे हो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और ऊपर से अपने दिमाग को बोल रहे हो कि तुम्हारे बस का नहीं है फॉर्मूले को समझना। इसीलिए फॉर्मूले याद करने वाली चीज़ माय डियर्स नहीं है बिल्कुल भी, उसे प्रैक्टिस करा जाता है, प्रैक्टिस कर करके। क्योंकि जब अगर आप फॉर्मूले को लिख कर शीट बना रहे हो ना, इसका मतलब यार जो आखिरी और इंपॉर्टेंट बात है, विनिंग एटीट्यूड। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे स्टूडेंट्स, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव अ सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। अगर आप सफल होना चाहते हो अपने मिशन में, जो भी आपने लिया है, जरूरी नहीं है ये एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो कुछ भी आपकी लाइफ का कोई भी मिशन हो, अगर आप एक सिंगल माइंडेड डिवोशन उसके लिए नहीं रखते तो नहीं कर पाओगे कुछ। यानी कि कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं है कि आपने इसे एक पार्ट टाइम सोचा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ और भी करे जा रहे हैं, आप गेमिंग पर भी आपका ध्यान है, आपने मूवीज़ भी देखनी है, आपके कोई वेब सीरीज शूटिंग भी नहीं चाहिए, इतने काम आपके हो रहे हैं और उसके बाद साइड से आप बोले यार मुझे एनडीए भी करना है ना, वो नहीं होगा। विनिंग एटीट्यूड मतलब एक प्यास। सेक्रेटस सुकरात के बारे में एक बात याद आती है मुझे, मतलब एक महान दार्शनिक फिलोसोफर हुए। एक बार ना उनसे कोई सीखने आया, एक शिष्य था, एक आदमी था, वो उनसे पूछने आया कि यार मुझे एक नॉलेज चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे कैसे मिलेगा आप मुझे बताएं। ज्ञान लेने आया था सुकरात से। सुकरात बड़े फेमस थे उस समय, बड़े फिलोसोफर थे बहुत अच्छे। तो सुकरात ने उसको पहले मना किया कि जाओ अभी नहीं होगा, क्योंकि देख लिया होगा उसका एटीट्यूड, समझ में आ गया होगा नहीं है बस का। दूसरे दिन दोबारा आ गया, तीसरे दिन दोबारा आ गया, तो उन्होंने कहा यार इसको फिर देना ही पड़ेगा ज्ञान। ले गए उसे नदी के पास, नदी के पास ले गए, पकड़ा उसका सर डुबा दिया पानी के अंदर। और पावरफुल थे वो, उसने बहुत कोशिश करी वो सर निकालने की पानी के अंदर से। शुरुआत में उसने सोचा यार कोई ज्ञान की कोई टेक्निक होगी, क्या पता सर अंदर डालने से ज्ञान आ जाता होगा। लेकिन जब उसको लगा कि यार पानी तो सर के ऊपर से ही चला जा रहा है, मतलब अब तो सहन नहीं हो रहा, तो उसने छटपटाना स्टार्ट किया। तो सक्रेटस ने भी अपना जान लगा दी ढंग से और उसका सर डाले रखा पानी के अंदर। लास्ट में जैसे तैसे करके वो बाहर निकल के आ गया पानी से। उसने कहा यार क्या है, नहीं चाहिए मुझे ऐसा ज्ञान, जा रहा मैं घर। तब उन्होंने कहा था ये जो उस समय जब मैंने तुम्हें पानी के अंदर डाला था, उस समय तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, क्या चल रहा था, ज्ञान चाहिए ये चल रहा था, क्या चल रहा था? उस समय सिर्फ एक तड़फ थी बस, उस समय एक ही बात थी कि यार मुझे निकलना है कैसे भी कर कर निकलना है। उस समय सिर्फ एक ही बात थी, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उसके दिमाग में नहीं था कि मुझे यार ज़्यादा पैसा कमाना है, मुझे यार उस जगह जाना है, मुझे यहाँ घूमना है, ये कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की बस यार वो ऑक्सीजन थोड़ी सी जो मुझे मिल जाए और यहाँ से मैं हटूँ कैसे भी करके इस विपदा से, वो वाली ना तड़फ चाहिए। मतलब कहने का ये है कि आपके पास एक्सक्यूजेस 50 हो, 100 एक्सक्यूजेस आपके सर के ऊपर हो, लेकिन फिर भी आपके पास यार एक कारण हो बाहर निकलने का, मुझे निकलना है भाई, निकलना है। एक्सक्यूजेस है नो डाउट, आप सब बोल रहे हैं यार मेरे पास ये समस्या, मेरी वो समस्या, समस्याओं पर ध्यान दे रहे हो आप ये नहीं देख रहे कि मुझे निकलना है तो है यार समस्या, क्या करें फिर? अगर वो समस्या है तो ये एक्सक्यूज नहीं है, मान्य नहीं है ये। चलो मान भी लेते हैं तो क्या हो गया, नहीं हुआ आपका सिलेक्शन, आप पर है इसका जो हो गया। इसीलिए चाहे 50 तरह की समस्याएं हों आपके पास, अगर आप चाह रहे हो कि मुझे करना है तो यार करना आपको पड़ेगा। कोई तीसरा व्यक्ति आकर आपको ज़्यादा मोटिवेट नहीं करेगा, और वो मोटिवेट करे भी क्यों आपको, वो करे भी क्यों आपको मोटिवेट, आपको मोटिवेट करके उसको क्या मिल रहा? तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है इंपॉर्टेंट वो ये है कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आपको सिर्फ ध्यान रखना चाहिए इस गेट को ध्यान रखना। अगर आप एनडीए में जाने की सोच रहे हो, देहरादून में मैं रहता हूँ, देहरादून का ही आईएमए है, ठीक है ना, मिलेंगे बैठेंगे बात करेंगे इस गेट के पास खड़े होके, ठीक है ना। जब पहुँचोगे वो दिन ध्यान रखो, जब आप पहुँचोगे और घुटनों के बल लेट के प्रणाम कर रहे हो किसी को,
इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता माय डियर, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको नहीं पता, वो तब पता चलेंगी जब इस गेट के अंदर एंटर करोगे। मैंने आपको बोला था कि ऑफिसर एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, विनिंग एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। अब मन में क्वेश्चन आता है कि यार ऑफिसर्स का एटीट्यूड होता कैसे होगा? उतना ही सोचें जितना आप सोच पा रहे हैं। क्या लगता है क्या होता होगा ऑफिसर्स का एटीट्यूड? ये तो एक प्रॉपर सिंसियरिटी, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं नजर आता ऑफिसर में, एक सिंसियरिटी बस अपने वर्क के लिए, एक सिंसियरिटी, एक विजन, यार आंखों में वो विजन, ठीक है, और नहीं देख पा रहे उस चीज को, हम देख पा रहे हैं। तो आपके लिए अभी जो चीजें हैं ना बहुत छोटी हैं। क्या है आपके लिए? सिलेबस। मजाक है, कभी तो लगता है मजाक चल रहा, लेकिन फिर भी फिल्टर करने का एक प्रोसेस यही है। ऑफिसर आप एनडीए के एग्जाम को क्रैक करने के बाद नहीं बनते यार, इस गेट के अंदर जाने के और गेट के बाहर आने के बाद ऑफिसर बनते हो। ये जो अंदर का प्रोसेस है ना, जहां पर आपको ग्रूम किया जाता है, जहां पर आप ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी से मिलते हो कि वो आपको बदल के रख देती हैं, तब जाकर एक ऑफिसर निकल कर आता है। तो अभी ये बियॉन्ड वर्ड्स है, हम नहीं बोल सकते कि ऑफिसर एटीट्यूड कैसा होता है, लेकिन इतना ध्यान रखें कि हमें ना यार, हमें सिंसियर होना पड़ेगा। मैं सबसे पहला पॉइंट जो मानता हूँ सिंसियर, और सबसे आखिरी पॉइंट भी आपके लिए सिंसियरिटी है। जब आप देख रहे हो तो फिर बताओ मुझे, आज मैं फिर पूछता हूँ, इस वीडियो को जब आप देख रहे हो किस पोजीशन में हो, अपने आप से पूछो। सोकर, लेटकर, बैठकर, उठकर, खड़े होकर, कैसे देख रहे हो वीडियो को, अपने आप से पूछो। ऑफिसर ऐसा करता है क्या? देखना, ठीक है। स्टडी टेबल में जब बैठे होते हो ना यार, लगना चाहिए बॉर्डर में बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी देर में उठते रह रहे हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं कि यार माइंड को ब्रेक की भी ज़रूरत होती है, ये होता है, वो होता है, हमारा दिमाग इतने घंटे बाद काम करना बंद करता है। सब फिजूल की बातें हैं। डेडिकेशन हो ना अगर, तो 24 के 24 घंटे उठ सकते हो आप, और एक दिन नहीं 7 दिन उठ सकते हो आराम से। कोई ज़रूरत नहीं नींद की, क्योंकि अगर काम में ही आनंद है तो फिर आपको आराम की ज़रूरत नहीं। तो ध्यान रखना, ये सपना होना चाहिए अपना, है ना। और यहाँ पर आपको पहुँचना है, इस दिन का इंतज़ार करो, मुझे बुलाना, दोनों आकर मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर, ठीक है। दिखाएंगे दुनिया को फोटो खींचकर कि यार यहाँ पर उस दिन बोला था, ये है। करोगे कुछ? करना है, करना पड़ेगा। इसीलिए मुझे वो लोग बड़े पसंद है यार, जो ना एक्सक्यूजेस से ज़्यादा सोल्यूशन पर डिस्कशन करते हैं। एक्सक्यूजेस पे बात नहीं करनी अपने को, एक्सक्यूजेस हैं तो हैं, ठीक है ना, क्योंकि चैलेंजेस हर जगह हैं, हर जगह हैं। और जहाँ चैलेंजेस नहीं है उस जगह को पाने का फ़ायदा भी क्या है यार? जहाँ चैलेंजेस नहीं है उस जगह को पाने का फ़ायदा भी क्या है फिर, ठीक है ना। फ़ायदा तो वही है जहाँ पर यार, जहाँ पर दुनिया जिसके लिए तड़प रही है, जिस जगह के लिए, हम उसे क्रैक करके दिखाएं। मानते हो? ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। एक जज्बा अपने अंदर ज़रूर बनाए रखना, क्योंकि जिद जो होती है ना वो बड़ी चीज़ होती है। कॉन्फिडेंस के साथ एक जिद होनी चाहिए अपने अंदर। नहीं आता आपको मैथमेटिक्स, लेकिन जिद्दी होना पड़ेगा कि कैसे नहीं आएगा मैं भी देखता हूँ। जिद्दी हो गए तो यार दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत छीन सकते हो। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद। और मैं भारत के सुरक्षा बल में ईमानदारी और सच्चे मन से निष्ठावान बना रहूंगा। तुझे जहाँ कहीं भी चल और के रास्ते भेजा जाएगा, मैं खुशी से जाऊंगा। भारत के राष्ट्रपति और उस अधिकारी की जिन्हें मेरे ऊपर किया जाएगा, सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा। चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही बलिदान क्यों न करना पड़े।